एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ में पढ़ा गया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस साहब ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए एक लॉ दिया था। लॉ क्या है? लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस का लॉ हो गया। अब गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, गॉस लॉ का यूज क्या है? देखिए, गॉस लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और इसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, यूजिंग गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग गॉस लॉ। इसको यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग गॉस लॉ। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जा सकता है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ ए क्लोज्ड सरफेस। ड्रॉ ए क्लोज्ड सरफेस known as Gaussian surface through that point. Draw a closed surface known as Gaussian surface through that point. इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। Through that point. सेकेंड स्टेप है स्टेप नंबर 2 कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर गॉसियन सरफेस। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ से निकालिए एंड बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन से निकालिए। और थर्ड पॉइंट है कि इक्वेट देम, उनको इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट देम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उनको इक्वेट कीजिए। अब देखिए स्टेप्स की समझ कैसे आएगी, क्वेश्चन बनाने समझ में आएगी, समझ बढ़ेगी कि ये क्या कह रहा है। स्टेप्स 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या है, ये क्वेश्चन बनाने के बाद क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। इतना समझिए कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है। तो गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहां से क्लोज सरफेस खींचिए, उसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। उसके बाद उस गॉसियन सरफेस पर दो ढंग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए। एक बार गॉस लॉ से फ्लक्स निकालिए और एक बार डेफिनेशन से निकालिए। दोनों को इक्वेट कीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। इसकी समझ के लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है कि यूजिंग गॉस लॉ, क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग गॉस लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यूजिंग गॉस लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज q। किसी पॉइंट चार्ज q से स्मॉल r के डिस्टेंस पर गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। यूजिंग गॉस लॉ मतलब गॉस लॉ को यूज करके फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। गॉस लॉ को यूज कीजिए, यूजिंग गॉस लॉ को यूज कीजिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज q। किसी पॉइंट चार्ज q से r के डिस्टेंस पर गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज q है और यहाँ से r के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है,
यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू हो गया, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से आर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और गॉस लॉ को यूज करके बताना है। कैसे बताएंगे? तो पहला स्टेप क्या करता है? पहला स्टेप करता है कि ड्रॉ ए क्लोज्ड सरफेस नोन एज गॉसियन सरफेस थ्रू दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो, वहां से एक बंद सरफेस खींचिए। क्योंकि गॉस लॉ काम तभी करेगा जब सरफेस बंद होगा। ओपन सरफेस पे गॉस लॉ काम नहीं करता है, इसलिए गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए मुझे एक क्लोज सरफेस बनाना होगा। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वहां से एक क्लोज सरफेस खींचना पड़ेगा। ड्रॉ ए क्लोज सरफेस नोन एज गॉसियन सरफेस थ्रू दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, वहां से एक बंद सरफेस खींचिए जिसका नाम गॉसियन सरफेस होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ से बंद सरफेस किस प्रकार खींचा जाएगा। ठीक है, तो बंद सरफेस किस प्रकार खींचा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हो गया कि पॉइंट चार्ज क्यू से आर के डिस्टेंस पर, पॉइंट चार्ज क्यू से आर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था। इस पॉइंट पी पर मुझे क्या करना होगा? पी से एक क्लोज सरफेस खींचना पड़ेगा। क्लोज सरफेस कैसे खींचूंगा मैं? तो क्यू को मैं सेंटर मानूंगा, क्यू को मैं सेंटर मानूंगा, आर को मैं रेडियस मानूंगा और क्यू को सेंटर मान के और आर को रेडियस मान के एक स्फेरिकल सरफेस खींचा जाएगा नोन एज गॉसियन सरफेस। क्यू को सेंटर मान के, आर को रेडियस मान के एक स्फेरिकल सरफेस खींचा जाएगा एंड दिस सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस हो गया, ये क्लोज सरफेस हो गया एंड दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। क्या किया गया? किया ये गया कि Q को सेंटर माना गया, R को रेडियस माना गया और Q को सेंटर मान के, R को रेडियस मान के एक स्फेरिकल सरफेस खींचा गया। दैट स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। अब कह रहा है सेकंड स्टेप कि जब आपने एक बंद सरफेस खींच लिया, एक गॉसियन सरफेस खींच लिया, तो अब उस गॉसियन सरफेस के ऊपर यानी उस बंद सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर गॉसियन सरफेस बाय गॉस लॉ एंड बाय डेफिनेशन। अब इस गॉसियन सरफेस पर दो तरीके से फ्लक्स निकालिए। एक बार फ्लक्स गॉस लॉ से निकालिए और एक बार फ्लक्स डेफिनेशन से निकालिए। यानी इसके ऊपर फ्लक्स कैसे निकालना होगा? तो इसके ऊपर दो तरह से फ्लक्स निकालना होगा। एक बार लॉ से निकालना होगा, एक बार डेफिनेशन से निकालना होगा। तो इसके ऊपर फ्लक्स निकालिए। कैसे कैसे निकालिए? तो बाय लॉ निकालिए और बाय डेफिनेशन निकालिए। तो आइए हम इसके ऊपर फ्लक्स निकालते हैं लॉ के माध्यम से और डेफिनेशन के माध्यम से। तो फ्लक्स बाय लॉ क्या होगा? फाई मतलब फ्लक्स लॉ से। तो गॉस साहब ने क्या कहा? गॉस साहब ने कहा कि किसी क्लोज सरफेस के ऊपर जो फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बोलिए इसके अंदर कितना चार्ज है? ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है? तो इसके अंदर चार्ज है Q। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है Q, तो चार्ज इनसाइड हो गया Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स मैंने लॉ से कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद अब इसी गॉसियन सरफेस के ऊपर फ्लक्स निकालना होगा बाय डेफिनेशन। नाउ कैलकुलेट फ्लक्स बाय डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से जब फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। डेफिनेशन से फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो यदि मैं इसके ऊपर डेफिनेशन से फ्लक्स निकालूं तो डेफिनेशन से फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर को लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। अब आइए मान भरते हैं। ई का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मुझे पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। मान लीजिए कि पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है जो मुझे बताना है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई होगा तो यहाँ भी ई होगा, यहाँ भी ई होगा, हर पॉइंट पे ई होगा। गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई होगा। गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई होगा। सोचिए क्यों ई होगा? अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी यहाँ से इक्वी डिस्टेंट है। यहाँ से जितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट है
यहाँ से उतने ही डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, यहाँ से उतने ही डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, यहाँ से उतने ही डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। चूंकि ये एक स्फेरिकल सरफेस है जो Q को सेंटर मान के R रेडियस का ड्रॉ किया गया है, तो गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैपिटल E है, तो यहाँ कैपिटल E, तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E हर जगह E होगा, E हर एक पॉइंट पर E होगा, E इनटू एरिया। एरिया किसका चाहिए? एरिया मुझे इस गॉसियन सरफेस का चाहिए, स्फेरिकल सरफेस का चाहिए। तो स्फेरिकल सरफेस R रेडियस का है, R रेडियस का है, और स्फेरिकल सरफेस का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो जाएगा? दिस विल बी 4 पाई r स्क्वायर। स्फेरिकल सरफेस का एरिया 4 पाई r स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? तो थीटा जो एंगल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और एरिया के डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है। थीटा इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इस फिगर को मैं थोड़ा सा और साफ खींच देता हूँ, ठीक है? इस फिगर को थोड़ा और क्लियर खींच लीजिए, कुछ स्पेस खाली हो गया। इस फिगर पे यदि मैं क्लियर खींचूँ तो यहाँ पे डायग्राम हो गया इस प्रकार से कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q हो गया, R के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था। Q को सेंटर मान के, R को रेडियस मान के मैंने यहाँ से एक स्फेरिकल सरफेस खींचा। दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। इसके ऊपर मैंने फ्लक्स निकाला लॉ से, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब डेफिनेशन से फ्लक्स निकाला गया। तो थीटा जो होता है वो एंगल होता है किसके किसके बीच का? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच और एरिया के बीच। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है ये बता सकते हैं बाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचते हैं तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस में से निकलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगा, प्लस में से निकलेगा रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी रेडियली आउटवर्ड, ऐसे होगा। साथ ही हम मैथमेटिक्स में जानते हैं कि रेडियस जो होता है वो स्फीयर पे नॉर्मल होता है। मतलब ये रेडियस है और ये स्फीयर है, तो ये थीटा यहाँ 90 होगा, यहाँ थीटा 90 होगा, यहाँ थीटा 90 होगा, 90 होगा, 90 होगा, 90 होगा, 90 होगा, ये भी 90 होगा। रेडियस जो होता है वो स्फीयर पे नॉर्मल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो गया वो कैसे हो गया? प्लस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड हो गया। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ऐसे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 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 ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होता है? आउटवर्ड नॉर्मल। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड नॉर्मल। तो अब यदि मैं पूछूं कि यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर होगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड, और नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा। और ये रेडियस नॉर्मल है, रेडियस नॉर्मल है, एरिया भी ऐसे ही होगा। यहाँ भी एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल बाहर होगा, और ये रेडियस नॉर्मल है, ऐसे होगा। यहाँ भी एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, ये नॉर्मल है बाहर की तरफ ऐसे, तो एरिया भी रेडियली आउटवर्ड होगा, एरिया भी रेडियली आउटवर्ड होगा। स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया होता है वो भी रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है? स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया होता है वो भी रेडियली आउटवर्ड होता है, क्योंकि रेडियस जो होता है वो स्फीयर पे नॉर्मल होता है। तो रेडियस चूंकि स्फीयर पे नॉर्मल होता है, तो ये रेडियस चूंकि इसके ऊपर यहाँ पे नॉर्मल है, तो एरिया जो हो गया वो बाहर की तरफ नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये रेडियस बढ़ गया, आउटवर्ड नॉर्मल, यही रेडियस बढ़ गया, आउटवर्ड नॉर्मल, यही रेडियस बढ़ गया। तो यदि मैं हर एक पॉइंट पे देखूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया ऐसे, थीटा 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया ऐसे, थीटा 0, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया ऐसे। तो हर पॉइंट पे थीटा जो है वो 0 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और एरिया के बीच का एंगल 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री। दिस इज E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, cos 0 डिग्री 1 होता है। तो ये फ्लक्स निकला बाई डेफिनेशन। अब देखिए मैंने फ्लक्स दो तरीके से निकाल लिया। मैंने इस गॉसियन सरफेस के ऊपर फ्लक्स निकाला। एक बार फ्लक्स कैसे निकाला? तो लॉ से। दूसरी बार फ्लक्स कैसे निकाला? डेफिनेशन से। अब जाहिर सी बात है कि जब मैंने एक ही सरफेस पे फ्लक्स निकाला है, इसी सरफेस पे फ्लक्स निकाला है, तो लॉ से इतना आया है और डेफिनेशन से इतना आया है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। ये लॉ से फ्लक्स है, डेफिनेशन से फ्लक्स है। तो थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इक्वेट देम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उनको इक्वेट कर दीजिए, उनको बराबर कर दीजिए।
तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से लिखा जा सकता है कि ये और ये आपस में बराबर होंगे, यानी E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया Q बाई 4πr² एप्सिलॉन नॉट। अरेंज करके लिख लीजिए 1 बाई 4π एप्सिलॉन नॉट, अलग कर लीजिए Q बाई r², 1 बाई 4π एप्सिलॉन नॉट को K लिख सकते हैं KQ बाई r², यानी इलेक्ट्रिक फील्ड Q से R पे कितना हो गया, Q से R पर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाई r² हो गया। गॉस लॉ को जब मैंने यूज किया तो Q से R पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, KQ बाई r²। ठीक है, तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, गॉस लॉ की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहां से एक क्लोज सरफेस खींचते हैं, दैट क्लोज सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। उस गॉसियन सरफेस पर दो ढंग से फ्लक्स निकालेंगे, एक बार लॉ से और एक बार डेफिनेशन से, और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो क्वेश्चन था कि पॉइंट चार्ज Q से R के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। क्वेश्चन था पॉइंट चार्ज Q से R के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। मैंने क्या किया, मैंने इस प्लस Q को सेंटर माना, R को रेडियस माना, रेडियस मान के एक स्फेरिकल सरफेस खींचा, दिस इज क्लोज सरफेस। अब इस क्लोज सरफेस के ऊपर फ्लक्स निकालेंगे दो तरीके से, एक बार लॉ से और एक बार डेफिनेशन से। यदि मैं इसके ऊपर लॉ से फ्लक्स निकालूं तो इसके ऊपर लॉ से कितना फ्लक्स होगा, तो चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर कितना चार्ज है Q, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, लॉ से फ्लक्स हुआ। यदि मैं इसके ऊपर डेफिनेशन से फ्लक्स निकालूं तो डेफिनेशन से फ्लक्स होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर ए, EA cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर E होगा, एरिया 4πr² होगा, और cos थीटा में थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड, एरिया भी रेडियली आउटवर्ड, थीटा हो गया 0 डिग्री, दोनों को मैंने इक्वेट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया KQ बाई r²। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन पर। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूजिंग गॉस लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यूजिंग गॉस लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q on a solid spherical conductor, on a solid spherical conductor of radius capital R at a distance small r from its center outside it, from its center outside it। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कहता है कि यूजिंग गॉस लॉ को यूज करते हुए, मतलब हम लोगों को गॉस लॉ से काम करना है, हमें कूलम्ब्स लॉ से काम नहीं करना है, हमें काम किससे करना है, गॉस लॉ से काम करना है। क्योंकि इसके पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ के थ्रू नहीं निकालना है, गॉस लॉ के थ्रू निकालना है। यूजिंग गॉस लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q ऑन ए सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर है, आयरन होगा, कॉपर होगा, सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, कोई भी कंडक्टर है, स्फेरिकल शेप का है, गोल है और सॉलिड है।
ठीक है, कंडक्टर है, स्फेरिकल है, सॉलिड है। तो मैं यहाँ पे कंडक्टर बना रहा हूँ, कंडक्टर है, ठीक है, सपोज दिस इज ए कंडक्टर, कंडक्टर हो गया, कंडक्टर है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कंडक्टर है, स्फेरिकल है और सॉलिड है, भरा हुआ है। इस पर कितना चार्ज है? इस पर चार्ज है कैपिटल क्यू, इस पर चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है, इसको कैपिटल क्यू का चार्ज दिया गया। अब देखिए कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो वह चार्ज उसके अंदर नहीं रहता है, वो उसके आउटर सरफेस के ऊपर रहता है। किसी भी कंडक्टर को चार्ज जब देते हैं तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। किसी भी कंडक्टर को यदि चार्ज दिया जाए तो चार्ज उसके आउटर सरफेस के ऊपर रिसाइड करता है, चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं हो सकता है। जैसे ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको यदि मैं कैपिटल क्यू का चार्ज दूं तो चार्ज का कोई भी हिस्सा इसके अंदर नहीं होगा, बल्कि टोटल का टोटल चार्ज इसके सरफेस पे आके रहेगा, डिसाइड करेगा। ये टोटल चार्ज कैपिटल क्यू इसके सरफेस पे मैंने दिखा दिया, ठीक है। चार्ज कैन नॉट रिसाइड इनसाइड इट, इसके अंदर चार्ज नहीं रह सकता है, जो भी चार्ज होगा वो इसके सरफेस के ऊपर आके रहेगा। तो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू इसके सरफेस पे आके रह गया और इसके रेडियस को मान लेते हैं, द रेडियस इज कैपिटल है, ठीक है, इतना बात गिवन है। क्वेश्चन कर रहा है कि यूजिंग गॉस लॉ को यूज करते हुए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू। चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू है। किसके ऊपर है? तो हमें सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर, एक सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम इट्स सेंटर आउटसाइड इट, इसके सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पर बाहर एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। यहाँ बताना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो यहाँ से आर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, क्वेश्चन में दिया है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर सॉलिड है, उसका रेडियस कैपिटल आर है, उसके ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू है, उसके सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पर बाहर एक पॉइंट पी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या किया जाएगा? मैंने आपको बताया कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहां से क्लोज सरफेस खींचिए, नोन एज गॉसियन सरफेस। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहां से एक क्लोज सरफेस खींचिए, नोन एज गॉसियन सरफेस। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है। अब चूंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है तो यहाँ से मैं एक क्लोज सरफेस खींचूंगा जिसका नाम होगा गॉसियन सरफेस। तो कैसे क्लोज सरफेस खींचा जाएगा? तो O को सेंटर मान के, R को रेडियस मान के, ठीक है, O को सेंटर मान के, R को रेडियस मान के, और यहाँ से एक स्फेरिकल सरफेस खींचा जाएगा। दिस स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस आपको समझ में आ गया? क्लोज सरफेस कैसे खींचा गया? O को सेंटर माना गया, O को मैंने सेंटर माना, R को मैंने रेडियस माना, और O को सेंटर मान के, R को रेडियस मान के, और वहां से मैंने एक स्फेरिकल सरफेस खींचा। दिस स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। हो गया गॉसियन सरफेस। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहां से एक गॉसियन सरफेस खींच लिए। सेकेंड मैंने बताया कि उस गॉसियन सरफेस पर दो ढंग से फ्लक्स निकालिए। अब इसके ऊपर दो तरीके से फ्लक्स निकालिए, एक बार फ्लक्स लॉ से निकालिए और एक बार फ्लक्स डेफिनेशन से निकालिए। तो यदि मैं लॉ से फ्लक्स निकालूं, फ्लक्स बाय लॉ, तो लॉ से कितना फ्लक्स होगा? चार्ज इनसाइड द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? ये जो सरफेस है गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज है? तो इसके अंदर चार्ज है कैपिटल क्यू। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है कैपिटल क्यू, तो चार्ज इनसाइड हो गया कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स हो गया लॉ से। अब इसी गॉसियन सरफेस के ऊपर पुनः फ्लक्स निकाला जाएगा डेफिनेशन से, ठीक है। अब इसी गॉसियन सरफेस के ऊपर, ये जो गॉसियन सरफेस है उसके ऊपर मैंने फ्लक्स निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? लॉ से निकाल लिया। तो फ्लक्स बाय लॉ कितना हुआ? तो चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो उसके अंदर कितना चार्ज है? कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं फ्लक्स निकाल रहा हूँ इसी गॉसियन सरफेस के ऊपर डेफिनेशन से, फ्लक्स बाय डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा।
जहाँ पे थीटा किसके किसके बीच का एंगल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल होगा। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कैपिटल ई मान लूँ तो यहाँ भी कैपिटल ई होगा, यहाँ भी कैपिटल ई होगा, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैपिटल ई होगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है, सब चूंकि बराबर डिस्टेंस पर हैं, तो यदि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई है तो जाहिर सी बात है हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर सेम होना चाहिए। तो यदि यहाँ पे मैंने कैपिटल ई माना तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई होना चाहिए, बिकॉज ऑल दी पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई इंटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा, तो रेडियस r है, तो रेडियस r है तो ये स्फेरिकल सरफेस का एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर। रेडियस r है तो स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया होगा दैट विल बी 4 पाई r स्क्वायर इनटू cos थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच और एरिया के बीच। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचिए। अब एक चीज यहाँ पे आप याद कर लीजिए कि पॉइंट चार्ज हो तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियल होता है, और स्फेरिकल चार्ज हो तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियल होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो प्लस में से निकलेगा और रेडियल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी लाइक दिस, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस में से निकलता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो रेडियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी रेडियल। ठीक है, और साथ में हम जानते हैं कि रेडियल जो होता है वो स्फेरिकल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये सारा एंगल 90 होगा, ये सारा एंगल जो होगा 90 होगा, बिकॉज रेडियस इज नॉर्मल टू दी स्फेरिकल सरफेस। तो थीटा किसके बीच का एंगल हुआ, थीटा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और एरिया के डायरेक्शन के बीच का एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे रेडियली आउटवर्ड हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार, यहाँ इस प्रकार, यहाँ इस प्रकार, यहाँ इस प्रकार, यहाँ ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल, तो बाहर की तरफ होगा और नॉर्मल, और ये चूंकि नॉर्मल है रेडियस, एरिया भी ऐसे ही होगा, एरिया भी ऐसे ही होगा, एरिया भी ऐसे ही होगा, एरिया भी रेडियली आउटवर्ड होगा, एरिया भी स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया होगा वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी रेडियली आउटवर्ड है। तो थीटा कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, एरिया रेडियली आउटवर्ड, थीटा हो गया 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री, cos 0 हो गया 1, दिस इज E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए लॉ से मैंने फ्लक्स निकाला, डेफिनेशन से फ्लक्स निकाला, दोनों को इक्वेट कर दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, लॉ से इतना, डेफिनेशन से इतना, दोनों को मैंने इक्वेट किया, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, 4 पाई r स्क्वायर जाके डिवाइड हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, या इसको लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर, दिस इज के क्यू बाई r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला के क्यू बाई r स्क्वायर। इसको याद कीजिए, इस फॉर्मूला को याद कीजिए कि अगर किसी स्फेरिकल कंडक्टर पर सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर हो, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर हो, सॉलिड हो, स्फेरिकल हो, कंडक्टर हो, क्यू चार्ज हो, तो सेंटर से स्मॉल r के डिस्टेंस पर बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर। अब यदि मैं यहाँ पे एक स्पेशल केस लिखूं कि इसके सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बताया, ये पॉइंट सेंटर से स्मॉल r के डिस्टेंस पर है, तो ये पॉइंट सेंटर से स्मॉल r के डिस्टेंस पर बाहर है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ के क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर। अब यदि मैं पूछूं कि सरफेस पर, मतलब यहाँ पर सरफेस पर, इसका जो सरफेस है यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस पर यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्पेशल केस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस, स्पेशल केस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसके सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E बराबर, तो सरफेस पर अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लिया जाए, यहाँ पे पॉइंट था तो सेंटर से स्मॉल r के डिस्टेंस पर था, ये जो पॉइंट है वो सेंटर से रेडियस के बराबर डिस्टेंस पर है,
यहाँ वाला जो पॉइंट है वो सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पर है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। और सरफेस के ऊपर अगर पॉइंट लिया गया तो ये पॉइंट भी आउटसाइड ही है, ये सरफेस का पॉइंट भी आउटसाइड ही है, लेकिन वो कितने डिस्टेंस पर है, वो रेडियस के बराबर डिस्टेंस पर है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर के जगह पर कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल ई बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसको भी याद कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन था कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जो सॉलिड है, इसको क्यू चार्ज दिया गया। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि चार्ज दीजिए तो आउटर सरफेस पर रिसाइड करता है, तो चार्ज आउटर सरफेस पे आ गया। सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पर बाहर एक पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो मुझे वहाँ से एक बंद सरफेस खींचना होगा। बंद सरफेस मैंने कैसे खींचा, तो ओ को सेंटर मान के, स्मॉल आर को रेडियस मान के वहाँ से एक स्फेरिकल सरफेस खींचा। दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के ऊपर दो ढंग से फ्लक्स निकलेगा, एक बार लॉ से और एक बार डेफिनेशन से। लॉ से यदि मैं फ्लक्स निकालूं तो फ्लक्स बाय लॉ हो गया चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। डेफिनेशन से यदि मैं फ्लक्स निकालूं तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए बराबर ई ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे ई होगा, एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल कहता है कि यूजिंग गॉस लॉ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग गॉस लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यूजिंग गॉस लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q on a spherical conductor, on a solid spherical conductor, on a solid spherical conductor at a distance small r from its center inside it। अब देखिए कह रहा है, कहता है कि चार्ज जो है सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर है। ये स्फेरिकल कंडक्टर हो गया, सॉलिड हो गया, इसको मैंने चार्ज दिया, तो हम जानते हैं कि चार्ज कहाँ रहेगा, तो चार्ज इसके आउटर सरफेस के ऊपर आके रिसाइड करेगा। तो चार्ज इसके आउटर सरफेस के ऊपर आके रिसाइड कर गया, द चार्ज इज कैपिटल Q। कैपिटल Q का चार्ज इसके सरफेस पे आके रिसाइड करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बताना है, देखिए स्फेरिकल कंडक्टर है, सॉलिड है, इसको कैपिटल Q का चार्ज दिया गया, तो चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आके रिसाइड कर गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इनसाइड इट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट सेंटर। सेंटर से स्मॉल r के डिस्टेंस पर, सेंटर से स्मॉल r के डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जो इसके अंदर है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। मतलब इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है वो अंदर बताना है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो क्या करेंगे, फिर वही काम, O को सेंटर मान के और स्मॉल r को रेडियस मान के यहाँ से एक स्फेरिकल सरफेस खींचा जाएगा नोन एज गॉसियन सरफेस, ठीक है। O को सेंटर मान के, स्मॉल r को रेडियस मान के एक स्फेरिकल सरफेस खींचा गया नोन एज गॉसियन सरफेस।
अब क्या करना होगा, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर फ्लक्स निकालना होगा, एक बार लॉ से और एक बार डेफिनेशन से। कितना फ्लक्स इस पर होगा, बाय लॉ बाय डेफिनेशन। तो यदि मैं फ्लक्स निकालूं बाय लॉ, तो लॉ से कितना फ्लक्स होगा, चार्ज इनसाइड द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। मैं जानता हूं कि मैंने जो भी चार्ज कंडक्टर को दिया है वो चार्ज उसके सरफेस पे आ गया, मतलब कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज इनसाइड हो गया 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट 0। क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है वो इस गॉसियन सरफेस के बाहर। ये फ्लक्स निकला बाय लॉ। अब यदि मैं फ्लक्स निकालूं बाय डेफिनेशन, कि डेफिनेशन से इसके ऊपर कितना फ्लक्स होगा, डेफिनेशन से कितना फ्लक्स होगा इसके ऊपर, तो डेफिनेशन से फ्लक्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। डेफिनेशन से फ्लक्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे अगर मैं कैपिटल ई मानूं, तो इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई होगा, क्योंकि सब सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है। तो यहाँ कैपिटल ई, तो हर एक पॉइंट पे कैपिटल ई होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई होगा इनटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा बोलिए, तो रेडियस आर है, अगर रेडियस आर है तो स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब बारी आई थीटा की वैल्यू पुट करने की। सोचिए थीटा कितना होगा, तो थीटा किसके किसके बीच का एंगल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और एरिया के डायरेक्शन के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि चाहे पॉइंट चार्ज हो चाहे स्फेरिकल चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियल होता है, रेडियली होता है। तो प्लस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे होना चाहिए, रेडियली आउटवर्ड ऐसे होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे होना चाहिए। और रेडियस जो होता है वो स्फीयर के ऊपर नॉर्मल होता है, रेडियस इज नॉर्मल टू दी स्फीयर, रेडियस इज नॉर्मल टू दी स्फीयर। अब थीटा सोचिए, इस गॉसियन सरफेस के यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, और एरिया आउटवर्ड नॉर्मल, रेडियस नॉर्मल है तो एरिया भी ऐसे, एरिया आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे, एरिया आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड और एरिया भी रेडियली आउटवर्ड, तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया यहाँ भी 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड और स्फेरिकल सरफेस का एरिया भी रेडियली आउटवर्ड, तो थीटा हो गया cos 0 डिग्री, cos 0 1 हो गया। दिस इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए लॉ से फ्लक्स निकला 0, डेफिनेशन से फ्लक्स निकला E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को अगर यूज किया जाए फ्रॉम 1 एंड 2, तो लॉ से फ्लक्स हो गया 0, डेफिनेशन से फ्लक्स हो गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो 1 एंड 2 से क्या हो गया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बाई 4 पाई आर स्क्वायर 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। इस सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है जो हम लोगों को हमेशा के लिए याद करना चाहिए। अभी मैंने निकाला कि अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, सॉलिड है, इसको मैंने क्यू चार्ज दिया, तो किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाए तो उसका आउटर सरफेस पे आके रह जाएगा, तो चार्ज इसके ऊपर आके रह गया। उसके बाद मैंने पढ़ा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो सेंटर से आर के डिस्टेंस पर बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। रेडियस यदि इसका कैपिटल आर हो तो इसके सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकला है वो किसी सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए निकला है, लेकिन
ये जो चीज है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बात है, वो किसी भी शेप के कंडक्टर के लिए सही है। मतलब कंडक्टर स्फेरिकल हो, क्यूबॉइडल हो, क्यूबिकल हो, इरेगुलर हो, किसी भी शेप का हो। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है किसी भी शेप का, इसको चार्ज दीजिएगा तो उसके आउटर सरफेस के ऊपर आके रहेगा और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका वो बाहर होगा। यहां से पता चला कि कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने बाहर बनाता है, कंडक्टर अपने भीतर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, कंडक्टर अपने भीतर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। ठीक है, तो कंडक्टर के बारे में क्या क्या 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे सीखा। अभी एक पॉइंट तो ये सीखा कि किसी कंडक्टर को यदि चार्ज दीजिए तो वह चार्ज उसके आउटर सरफेस के ऊपर रिसाइड करेगा, चाहे कंडक्टर किसी भी शेप का हो, सिलिंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, क्यूबॉइडल हो, क्यूबिकल हो, इरेगुलर हो, किसी भी शेप का हो। किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज दिया जाए तो वह चार्ज उसके आउटर सरफेस के ऊपर आके रिसाइड करेगा। फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये है कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अभी क्वेश्चन में होमवर्क में लिखा हूँ, आप इस क्वेश्चन को बना के रखिएगा। होमवर्क है HW। क्वेश्चन कर रहा है कि यूजिंग गॉस लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q on a hollow spherical conductor, on a hollow spherical conductor of radius capital R, radius capital R। पहला, outside it at a distance small r। दूसरा, inside it at a distance small। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, गॉस लॉ क्या हुआ? गॉस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालते ही हैं। इसका एप्लीकेशन है कि इसके माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहाँ से सबसे पहले एक बंद सरफेस खींचते हैं, बंद सरफेस। उस बंद सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते हैं। उसके बाद उस गॉसियन सरफेस के ऊपर दो ढंग से फ्लक्स निकालते हैं, एक बार लॉ से निकालते हैं और एक बार डेफिनेशन से निकालते हैं। दोनों फ्लक्स को इक्वेट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाता है। और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, उसी तरह से सॉल्व कीजिएगा जैसे मैंने पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था और इस स्फेरिकल कंडक्टर के चार्ज के लिए निकाला।